डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको रेरा के बारे में। बहुत से लोग ये जानते भी होंगे और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि सभी को कोई भी सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको जो है हैंडल करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने घर में भी देखें, मैं घर से ही ले लेता हूँ, तो जो हमारी माताएं होती हैं वो बेसिकली हमको रेगुलेट करती हैं। और जो उनके ऊपर जब हमारी और उनकी जो है कुछ अनबन हो जाती है तो उनके ऊपर एक जो है अथॉरिटी बनाई जाती है, ट्रिब्यूनल, जहाँ पर जो मतलब दो पक्षों का जो है निवारण होता है। वो हमारे पिताजी होते हैं जो शाम को ड्यूटी से आते हैं और उसके बाद में जो है निपटारा करते हैं, भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया। तो ये तो था घर का, जो कि हम सब लोग जानते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं, यानी कि जो एनवायरनमेंट में है, प्रोफेशनली बात करूं, तो शेयर मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। वहां पर देखिए हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था स्कैम 1992 में, उसके आपने जो है वेब सीरीज़ भी देखी होगी। तो उससे पहले वहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं था। उस केस होने के बाद में, उस स्कैम के बाद में जो है वहाँ पर एक अथॉरिटी जो बना दी गई, रेगुलेटर अथॉरिटी, जिसका नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो था उसके लिए। तो ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, या मैं मतलब अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि हम जो है इस 21 सेंचुरी में आने के बावजूद भी हम इतने पिछड़े हैं कि हमारे पास होम रेगुलेशन को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के अभी तक भी कोई अथॉरिटी नहीं थी जो उसको रेगुलेट कर पाए। तो बेसिकली 2016 के अंदर में एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, जिसको कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 बोला गया, क्योंकि ये 2016 में बना था। तो इसके ऊपर जो काम करती है अथॉरिटी, उसको रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, जो रेगुलेशन करती है। अब ये देखिए किन किन लोगों के लिए बनाई गई है। ये 3 लोगों के लिए बेसिकली बनाई गई है। एक होते हैं बायर, क्योंकि देखिए कोई भी रियल एस्टेट है वहाँ पर एक बायर होगा जो खरीदेगा, एक होगा जो सेलर होगा, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है या किसी जो उसने फ्लैट वगैरह बनाए हैं उसको बेच रहा है। और उन दोनों को एक साथ लाने के लिए उनके बीच में एक मिडिल मैन होता है जिसको एजेंट बोलते हैं, जो कि बिल्डर से, जो बिल्डर का जो प्रॉपर्टी है उसको, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है वो बायर को बेचता है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी जो है हक मिला हुआ है, सब ऑप्शन आपके पास में है। तो मैंने आपको बता दिया, रेरा जो होता है बेसिकली एक अथॉरिटी है जो कि रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है, रेगुलाइज करती है। तो इसमें 3 आदमियों के लिए फ़ायदे हैं, एक बायर है, एक सेलर है, एक एजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए बनाई गई है, तीनों को ही फ़ायदा देने के लिए ये बनाई गई है। देखिए इसमें होता क्या था, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जब ये नहीं थी तो बायर क्या करता था, सारी चीज़ें जो है बायस कर लेता था। बायस मतलब अपने फेवर में बनाता था। आज भी ऐसा ही है ज़्यादातर। अगर मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई भी अथॉरिटी है, नाम तो नहीं लूँगा मैं, आपको मालूम है, वो जितनी भी टर्म एंड कंडीशन रखते हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे की रखते हैं, जो कस्टमर है, जो एप्लीकेंट है, उसके फ़ायदे की नहीं रखते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप ज़रूर समझ गए होंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। यहाँ पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। खैर, तो देखिए वो 2016 में पास हो गया। तो उसके बाद में एक ये बेसिकली गाइडलाइन में यहाँ पे जो भी बताऊंगा, ये सेंटर की कह लो गाइडलाइन है, ये किसी स्टेट की नहीं है। तो जैसे यूपी में है, तो हर एक स्टेट में इंडिया के अंदर में इसको लागू करना था, और हर एक स्टेट को कहा गया कि भाई अपने हिसाब से आप जो है इसका जो है रेगुलेशन बनाइए, किस तरह से, लोकल बेसिस पे। ठीक है, तो स्टेट वाइज रेरा होता है। ठीक है, उनके साथ में एक ट्रिब्यूनल भी होता है, जो कि अगर कोई विवाद फंस जाता है तो वहां पर उसका जो है जजमेंट किया जाता है। तो 1 मई 2016 को जो है ये लागू किया गया था। पूरे जितने भी इसके जो एक्ट हैं वो नहीं हुए थे लागू। तो ये 1 मई 2017 में, यानी टोटल 1 साल के बाद में जो है ये पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जो है इसको लागू कर दिया गया था स्टेट वाइज। तो इसको लागू करने वाले जो है हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ऐसे हर एक राज्य में जो है इसको लागू किया गया। हर एक का अपना अपना है। जैसे यूपी की मैं बात करूँ तो यूपी रेरा के नाम से होता है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, देखिए जो बायर के जो हक हैं उनको दिलाना होता है, जो सेलर है उसको कंट्रोल करना होता है, और जो एजेंट होते हैं उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो देखिए ये जो है रेरा जो है क्या करेगा, जब भी कोई डेवलपर, अब आप बहुत सारे डेवलपर को जानते होंगे, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में जो मोटे मोटे हैं उनको बता देता हूँ। सुपरटेक है या कोई अथॉरिटी है, जैसे येडा भी है, डीडीए है, जीडीए है, इनके कोई भी ये प्रोजेक्ट लाते हैं या प्लॉट का आवंटन करते हैं, किसी तरीके का जो है फ्लैट बनाते हैं,
तो उसको जो भी ये डेवलप कर रहे हैं उसको जो है इसमें रजिस्टर कराना होता है। रजिस्टर क्यों कराना होता है? ताकि वो जो अथॉरिटी है, जो रेरा है, वो देख सके कि भाई चल क्या रहा है, कहीं इसमें जो है किसी बायर का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें वहाँ पर देखनी होती हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें ये कहा गया कि 2016 से जो पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे और अगर वो कंप्लीट हो गए हैं तो उनको जो है इसके अंडर में नहीं लाया जाएगा, यानी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जब ये 1 मई 2017 को लागू कर दिया गया और जितने भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं या जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ है, सबको जो है 3 महीने के अंदर यानी जून, जुलाई, अगस्त 2017 तक जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना था। तो ये इसकी कंडीशन रखी गई थी। तो ये किस पे लागू होता है? जो न्यू कंस्ट्रक्शन होने वाली है कहीं पे भी या नया प्रोजेक्ट है, और फेज वाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था बेसिकली, अगर मैं हिस्ट्री की बात बताऊँ, आपको सबको मालूम होगा अमनपाली ग्रुप है और आपके जो गोरसन्स हैं यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में है, सुपरटेक है या किसी भी तरीके का और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो वो क्या करते थे, बिल्डिंगें उन्होंने बना ली है, मतलब जो है पैसा ले लिया है कस्टमर से, पहले इंस्टॉलमेंट वो बढ़ता जा रहा है EMI पे। देखिए, जो आदमी फ्लैट लेना चाह रहा है वो बेसिकली रेंट पे रहता है, और जिसके पास जो रेंट पे रह रहा है वो उसका इतना हिसाब किताब नहीं है कि भाई वो अपना कोई जो है फ्लैट ले। तो वो क्या करेगा, लोन लेगा, लोन की EMI पे करेगा। तो होता क्या था, उसको ये होता था कि भाई मेरे को इतने टाइम में जो है ये फ्लैट मिल जाएगा, उसके बाद में मैं रेंट देना बंद कर दूंगा। लेकिन ये प्रोसेस इतनी धांधलेबाजी इतनी चल रही थी कि आदमी रेंट भी पे कर रहा है, लोन भी पे कर रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, और उसको मिल क्या रहा है, इजिकल टू नो पोजेशन, कोई पोजेशन नहीं है। अभी भी जो है वो सारे केस जो हैं रेरा में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि क्या अभी भी जो है काफ़ी सहूलियत हो पाई है कि नहीं हो पाई है। मेरे हिसाब से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सबको मालूम है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो बिल्डर होते थे वो क्या करते थे, सुपर बिल्टअप एरिया, बुआ जिसको बोलते हैं, सबकी बुआ, तो उस पर जो है ये सेल करते थे सबको। तो जब से रेरा आया है उसने बोला भाई जब उस आदमी ने वो चीज़ खरीदी नहीं है तो तुम उसको बेच कैसे सकते हो। ठीक है, तो वो बेचना जो है उसको गलत है। तो इसमें जो है कारपेट एरिया पे ये बेचा जाने लगा, जो फ्लैट वगैरह है। तो देखिए, कारपेट एरिया क्या होता है, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, फिर भी मैं मोटा मोटी एक बार बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं। मान लीजिए ये कोई फ्लैट है, इसकी 4 दीवारी है, तो आपका ये हिस्सा जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कारपेट एरिया में आता है। ठीक है, यानी कि ये दीवारें अंदर की आप छोड़ दीजिए, इस रूम के अंदर का हिस्सा और ये बाहर का हिस्सा, अगर ये कोई शाफ्ट है, जिसमें से AC वगैरह के डट जाते हैं या ड्रेनेज लाइन के जो डट जाते हैं, ये आपका इसमें शामिल नहीं होता था। यानी इस एरिया का ये हिस्सा आपका ये इतना वाला ये आपका काउंट किया जाता था, इसी के पैसे देने चाहिए, मतलब ये इन्होंने कहा और यही इसकी डेफिनेशन बना दी गई। तो अब जितने भी फ्लैट हैं आप कभी भी उसको बुआ पे ना लें, खाली बिल्टअप एरिया पे लें जो खाली कारपेट एरिया है। ठीक है, जिसमें आप कारपेट डाल सकते हैं, तो वो एरिया ही आपको होगा। अगर ये अंदर की दीवारें हैं या बाहर की दीवारें आपके उसमें काउंट नहीं होती हैं, जो बेसिकली 9 इंची की होती हैं, तो 9 इंची आपका एरिया बढ़ जाता है, उसके पैसे आपने नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये थी एक टिप। तो इसमें होता क्या था, मान लीजिए कि मैं कोई बिल्डर हूँ, तो मुझे क्या करना होता था, पहले मैंने अपनी मर्जी से जो है प्लॉट ले लिया, उस पर जो है बिल्डिंग बना दी है और कोई किसी तरीके का रेगुलेशन नहीं है, लोगों से मैंने पैसा ले लिया लेकिन उनको पोजीशन नहीं दिया है। तो अब क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप जो है कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको जो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना होता है। इससे पहले भी बहुत कुछ काम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये पहले मैं एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। वो एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेगा कि मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब वो काम कर लेगा, उसको बना लेगा, उसके बाद में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है अथॉरिटी से। ठीक है, उसके बाद में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है उसको, जो कि बहुत सारे बिल्डरों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है पोजीशन नहीं दिया गया है कस्टमर को। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है बिल्डिंग भी बन गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को पोजीशन क्यों नहीं मिला है, मैंने पेमेंट भी कर दी है, तो उसका रीज़न होता है कि अथॉरिटीज़ ने उनको जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और उसका भी कारण कई सारे हो सकते हैं। जो मेन कारण है फिलहाल का वो ये है कि डेवलपर जो है वो अथॉरिटी को पैसा पे नहीं करते हैं, जो उसका जो चार्जेस बनते हैं, तो इसलिए जो है वो पोजीशन नहीं देते हैं। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब बिल्डर जो है पूरी पेमेंट कर देता है अथॉरिटी को। दूसरा, जो उसकी जो इंस्पेक्शन होता है वो पूरा मिल जाता है कि हाँ भाई इसने ये किया हुआ है, टिक टिक टिक, जो उसने बोला था, अगर वो सब चीज़ वहाँ पे उसने बना दी हैं, जैसे बिजली का है, ड्रेनेज है, दीवार जो बनाई है उसने, वो सब चीज़ें होने के बाद में अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। और यहाँ पे टिप ये है कि विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको पोजीशन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में
परेशानी हो सकती है। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेनल्टी की। पहले क्या होता था, रेरा से पहले की बता रहा हूँ कि जो बिल्डर होते थे वो क्या करते थे, अगर कस्टमर उसको पैसे नहीं दे रहा है तो उसने पेनल्टी लगा दी कि भाई आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपके जो है ईएमआई जो है अभी ये डिफ़ॉल्ट हो गई है, आप जो है इतना % से इसका ब्याज देंगे, ये करेंगे। लेकिन अगर बिल्डर ने बिल्डिंग भी बना दी है, सब कुछ हो गया और वो उसको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो कई केसेस में उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलती थी कस्टमर को, और कई में जो है बहुत ही कम मिलती थी उसके एवज में। तो रेरा आने के बाद में क्या हुआ कि अगर कोई बिल्डर कहता है कि भाई मैं आपसे अगर आपकी पेमेंट डिफ़ॉल्ट करती है तो मैं 4% का 8% का ब्याज लूँगा, तो ऐसे ही कस्टमर को भी ये जो है अधिकार दे दिया गया है कि अगर उसको टाइम पर पोजीशन नहीं मिलती है तो जिस दिन से उसने पेमेंट दी है पहली बार, उस दिन से लेकर के और उस डेट तक जब तक की पोजीशन नहीं मिल जाता, उतना ही पेनल्टी जो है बिल्डर उसको वापस करेगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी इसमें मेरे को लगती है। लेकिन अभी हमने रिसेंटली एक जगह फॉर्म भरे थे, वहाँ पर जो हमको मिलने वाला है कि अगर उन्होंने हमारी मनी होल्ड की हुई है तो आपको बैंक का जो करंट में चल रहा होगा सेविंग का वो मिलेगा, और अगर हम नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको मालूम है कितना देना पड़ता है, 8%। तो ये तो मुझे समझ नहीं आया कैसा है। देखिए मैं जो मतलब फैक्ट है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में थोड़ी सी कमी हो। खैर, तो इसके लिए क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो है कोई भी जो बिल्डर है उसको जो है खुद को रजिस्टर कराना होता है कि भाई मैं बिल्डर हूँ, और वो रेरा में जो है एप्लीकेशन डालेगा कि भाई मेरे पास में ये चीज़ें हैं और मेरा आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इससे होता क्या है, देखिए एक तरीके का विन विन सिचुएशन बनती है मार्केट में कि सपोज कीजिए कोई ब्रांड है, एप्पल का मैं नाम ले लेता हूँ या सैमसंग है, तो लोगों को पता है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, इसमें मेरे को कोई कमियां नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे ही लोकल है, कोई किसका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, तो पकड़ नहीं पाओगे आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अनकंट्रोल चीज़ जो होती है, लोकल चीज़ जो होती है, वो हमेशा दुख देती है। तो इसमें जो है सबका ही फायदा होता है, हमेशा कस्टमर वहाँ जाएगा जो कोई रजिस्टर्ड होगा, और प्रोमोटर को भी, जो डेवलपर है उनको भी फायदा है कि उनकी रेपुटेशन बनती है कि उनका प्रोडक्ट जो है कहीं पर रजिस्टर्ड है, वो उनकी ब्रांडिंग बनती है और वो उसको बेचने में उनको सहायता मिलती है। हालांकि सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े डेवलपर हैं अभी भी ऐसे, आप लोगों को भी मालूम होगा, जो जिसने बुकिंग की है वहाँ पे उन्होंने पैसे ले लिए हैं, लेकिन उनको एवज में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर वो कस्टमर कैंसिल कराने जाता है तो उसको लंबे लंबे जो है दिन काटने पड़ते हैं, महीने काटने पड़ते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, देखिए 2-3 चीज़ें हैं वही आपको करनी पड़ेंगी, या तो रेरा में जाइए, या फिर आपको जो है ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, या आपको कोई सिविल केस करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत ही लंबा मैटर है ये सब एक जो है आप समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी प्रोमोटर जो है बिना रजिस्ट्रेशन के रेरा के अंदर में कोई ऐड नहीं कर सकता। जो भी कर रहा है वो फर्जी है, ये याद रख लीजिएगा। तो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो खाली वही प्रोजेक्ट की बनाता हूँ जो रेरा में रजिस्टर्ड है, ताकि उसका जो है ट्रैक किया जा सके, उसके बारे में जाना जा सके, उसके बारे में डिटेल दी जा सके किसी को। तो वो कोई ऐड नहीं कर सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता है, किसी से बुकिंग नहीं ले सकता है। तो आप भी जो है विदाउट रेरा के जो है किसी भी प्रोजेक्ट का जो जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पर आप जो है प्लॉट ना लें, ना कोई फ्लैट लें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक सैंक्शन प्लान बनाना पड़ता है, तो वो अथॉरिटी को देता है। इसकी देखिए मैं कहानी में आपको बता देता हूँ कैसे होती है। एक प्लॉट है, मान लीजिए कोई ज़मीन है, अगर मैं लाइव एग्जांपल लूँ आपका, तो येड़ा एक अथॉरिटी बना दी गई है। इसके पास में जो है आगरा तक की ज़मीन का जो है डेवलपमेंट करने का एक पूरा अधिकार इसको दिया गया है, ठीक है। अभी तो गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है जिसको फेज़ 1 बोलते हैं। इसके बाद इसमें बुलंदशहर है और आगरा तक का जो है एरिया, मथुरा, ये सब आने वाला है। और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी चल रही है, कोई डीपीआर वगैरह भी जो है रेडी किया जा रहा है। राया एक जगह है, वहाँ की डीपीआर भी अभी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। ये एक अलग टॉपिक है। खैर, तो क्या करते हैं, ये अथॉरिटी क्या करती है, प्राइवेट बिल्डर को, एक ले लेता हूँ गोरसन या सुपर टेक है, ठीक है, ये जो आपके आसपास ही हैं। तो ये क्या करते हैं, इनसे ये जो अथॉरिटी से ये एक ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं। 250 एकड़ का ले लिया, 100 एकड़ का ले लिया, 200 एकड़ का ले लिया। तो कई बार क्या होता है, जो लीज की ज़मीन नहीं है उसको ये खरीद लेते हैं पैसे दे करके। अगर कोई लीज की है तो उस पर लीज पे ले लेते हैं 90 ईयर्स के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर का अगर मैं लाइव एग्जाम्पल लूँ तो वहाँ पर सारी ज़मीन जो है लीज की है। कोई ये कहता है कि नहीं मैं आपको इसकी जो है सीडी दे दूंगा, सीडी यानी कन्वीनियंस डीड, तो वो गलत कहता है, ठीक है। तो इन्होंने सबने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं एज ए प्रमोटर होने के बाद में जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होंगे इनके, ठीक है, वो भी फेज वाइज। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक पूरी प्रॉपर्टी थी,
ये इन्होंने खरीद ली। इसको जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई मैं इसको अभी बनाऊंगा, इसको 2 साल बाद बनाऊंगा, इसको 3 साल बाद, ऐसे करते करते इसको डेवलप करूंगा। तो क्या होगा, ये इस पूरी प्रॉपर्टी का एक नंबर नहीं ले सकता, इसका एक होगा, इसको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ताकि इनका जो है ट्रैक रखा जा सके, इसमें क्या क्या डिटेल है, क्या क्या बनने वाला है, ठीक है, और ये कब तक बन जाएगा, इसमें कौन कौन शामिल है, कितना पैसा लगा है, ये सब इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने दी हैं। तो वो क्या है, अगर किसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कंप्लीशन हो चुका है, मान लीजिए ये कंप्लीशन हो गया था रेरा में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका अभी भी काम चल रहा है और उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन है, जो सेंटर की गाइडलाइन है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी प्राइवेट आदमी भी 500 स्क्वायर मीटर से नीचे का कोई प्लॉट डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 500 स्क्वायर मीटर से अगर कोई बड़ा डेवलप कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा रेरा में वहाँ पे काम करने के लिए। अब इसमें एक दूसरा क्लाउजेज और दिया गया है कि अगर वो मान लीजिए इस 500 स्क्वायर फ्लैट में 8 फ्लैट बनाता है, ठीक है, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इसी में ही और 8 बनाता है, यानी 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको यह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये काफ़ी सारी डिटेल आपने को आप पता भी हो, किसी को भी किसी और को ना भी पता हो। कोई रीडेवलपमेंट का कोई केस है, सपोज कीजिए मेरी यहाँ पे पहले से एक बिल्डिंग थी, उसमें जो है रिनोवेशन मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको, या रीडेवलपमेंट कर रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ, अल्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसमें लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये। तो मैंने आपको बताया कि न्यू फेज के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लगेगा। अब क्या होता है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे कैसे है। तो जो डेवलपर होगा, जो प्रमोटर होगा, उसके पास में देखिए, सपोज कीजिए ज़मीन जो है अथॉरिटी ने दे दी, येडा ने किसी को भी प्रमोटर को, तो इसका जो है एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जैसे हम लोगों को कोई भी प्लॉट मिलता है, उसका अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो इस पूरी ज़मीन का ही उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो वहाँ पे देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। ATS एग्रीमेंट टू सेल, जो येडा ने इनके साथ में किया होगा, वो देना पड़ेगा। कन्वीनियंस डीड होगी तो वो देनी पड़ेगी। अपार्टमेंट क्या क्या बनाने वाले हैं, कितना एरिया छोड़ेंगे, कितनी सड़क होगी, पूरा प्लान जो है वो देना पड़ेगा। किस तरीके का फ्लैट अंदर से दिखेंगे, उनका प्लान, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल, और आपका जो है वाटर की लाइनें कैसे कैसे होंगी, क्या क्या अमेनिटीज आप यहाँ पे देंगे, मतलब कंप्लीशन की जो पूरी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। उसमें कौन कौन इंजीनियर है, कौन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, किसने वो डिजाइन किया है, कौन उसका प्रमोटर है, कितना हिस्सेदारी उसकी है, उनके एड्रेस, उनका नेम, उनका जो है पूरा डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, ऑफिस एड्रेस वगैरह सब उसमें दिया होता है। मैंने खुद देखा हुआ है, आप भी जाकर के देख सकते हैं अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखना चाहते हैं तो। वहाँ पे आप उनकी ड्राइंग भी देख सकते हैं। विदाउट सेंशन, अथॉरिटी जब तक सेंशन नहीं करेगी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर वो उसको यहाँ पे पहले अथॉरिटी को देगा, अथॉरिटी से वो सेंशन होके ही इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तभी उसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ में और अच्छी की है ये वाली, इसमें एक एस्क्रो जो है अकाउंट बनाना पड़ता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक थर्ड पार्टी अकाउंट है, मतलब ना मेरे पास पैसे रहेंगे ना तेरे पास पैसे रहेंगे, हम लोग यहाँ पैसे जमा करेंगे। तो ये क्या होता है, जो भी कस्टमर से जो पैसा लेता है, क्लाइंट से पैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट में, जो भी किसी भी बैंक में हो सकता है, वहाँ पर उसका 70% हिस्सा रख देते हैं, 30% से वो काम करते हैं। पहले क्या होता था, पैसा ले लिया जी, यहाँ पे भी मैंने ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे भी ज़मीन खरीद ली, यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, वहाँ पे भी कुछ नहीं बनाया, खाली इसका जो है मैं ब्याज या एप्रिसिएशन खा रहा हूँ। तो ऐसा ये जो है, इसको दूर करने के लिए 70% अकाउंट जो पैसा है वो एक थर्ड पार्टी अकाउंट में रखा जाता है। और वो कब निकाल सकते हैं उसको, डेवलपर जैसे जैसे वो जो है इसकी कंप्लीशन कर देगा इस वाले प्लॉट की, जिसके एवज में उसने पैसा लिया है, तो होगा क्या कि वो अपने CA से, अपने इंजीनियरों से एक रिपोर्ट बनवाएगा, उसको जो है सर्टिफाई करेगा, वहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में उनको जो है वहाँ से उतना ही पैसा, जितने का काम करेंगे उतना ही पैसा वो निकाल पाएंगे, बाकी सारा पैसा जो है ब्लॉक रहेगा एस्क्रो अकाउंट में। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी प्रमोटर ने सब कुछ कर दिया है, अब उसने रेरा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन डाला, लेकिन रेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहा है। तो इसकी भी टाइम लिमिट रखी गई है कि 30 दिन के अंदर में उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको रिटर्न में देना होगा, क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं दे रहे हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली डीम्ड मान लिया जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है, उसका जनरेट कर दिया जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर उस वेबसाइट में अपना काम कर सकें। ठीक है, एक्सटेंशन भी होती है देखिए इसमें। सपोज कीजिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोरोना चल रहा है, मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा था, सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन मेरा काम रुक गया, 1 साल के लिए मेरे को लॉकडाउन लग गया,
तो उस केस में यानी कि फोर्स मेजर करना की एक कंडीशन है इसमें कि जैसे कोई नेचुरल क्लामिटी हो गई है, यानी कि भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई है, किसी तरीके की फायर वगैरह लग गई है या वॉर हो गया है, तो किसी भी तरीके का इस तरीके से बचाने के लिए उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है। यानी कि इसकी एक वैलिडिटी होती है रेरा रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट की। मान लीजिए वो मैंने 2016 में स्टार्ट किया, मैंने पूछा भाई कितने दिन में खत्म कर लोगे, तो उसने बोला भाई मैं इसको 2018 में खत्म कर लूंगा। अगर वो 2018 से बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको जो है 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए एक्सटेंड कराया जाता है, यानी कि 2019 तक का उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ये तो था प्रोमोटर का। अब ऐसे ही जो है एजेंट का होता है। एजेंट को भी सेम टू सेम यही सब चीज़ें करनी होती है, बस उसमें क्या होता है, वो अलॉटमेंट लेटर ATS वगैरह नहीं देता है, क्योंकि उसके पास ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी दुकान का जैसे होता है, वैसे ही अपना कराते हैं कि भाई मैं एक रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, मैं अधिकृत हूँ ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए, ठीक है, कस्टमर को। तो ये सब चीज़ें करा सकते हैं। अदरवाइज वो भी ऐड नहीं कर सकता है, बुकिंग नहीं ले सकता है किसी से, या सेल नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो फर्जी है, आप उससे दूर रहें। बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो देखिए मेंटेनेंस में क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी प्रोमोटर की होती है, एजेंट का कोई काम नहीं है इसमें। लेकिन एजेंट को जो है क्लाइंट को बताना चाहिए कि भाई इसकी जो है ये कंडीशन है। अब होता क्या है कि जब तक वो पोजीशन नहीं देता है तब तक तो उसकी, अगर कोई भी टूट फूट होती है, कहीं से स्लैब गिर गया या कोई बिल्डिंग का पार्ट गिर गया या कोई ख़राब हो गया, नल लीकेज हो गया, तो ये सारी प्रोमोटर को ठीक कराने होते हैं। इसकी जो है मैक्सिमम 5 साल उसकी जो है आपको देनी पड़ती है मेंटेनेंस। लेकिन अगर वो पोजीशन में चला गया है तो उसके बाद में जो उसका ओनर है या तो वो करेगा मेंटेनेंस, या फिर जो है वहाँ पर एक संघ बना दिया जाता है जिसको RWS भी बोलते हैं, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी भी बोल सकते हैं। वो जो है इसको होल्ड अप करती है और ये सारी चीज़ें उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। इसकी भी टाइम लिमिट है, ठीक है। तो इसमें एक बात रखी गई है कि भाई आप क्लाइंट से कितना पैसा ले सकते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि 10% का जो है आपसे रजिस्ट्रेशन मनी मांगा जाता है, वो बेसिकली यही है। इसमें 10% से ज़्यादा आप एडवांस नहीं ले सकते हैं, या तो वो फीस कह लो, रजिस्ट्रेशन कह लो, या जो भी कह लो। और इसमें जो ये जब ये अप्रूव हो जाता है, इनको मिल जाता है किसी प्रोजेक्ट का, तो उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आप जो है रेरा के अंदर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपका जो है एग्रीमेंट टू सेल कैसे कराएगा, वो भी जिम्मेदारी जो है प्रोमोटर की होती है। सारा काम वही करा के आपको देता है, आपको कुछ नहीं कराना होता है इसमें। अब कई बार क्या होता है कि जो प्रोमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, फिर दूसरे को, किसी को वो सोल्ड आउट कर दिया प्रोजेक्ट की, भाई तुम इसको देख लेना, मैं चल रहा हूँ, बाय बाय टाटा। तो वो दूसरे वाला भी ऐसे ही करता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, विदाउट एलओटी, जो जिनसे उसने पैसा लिया हुआ है उनकी जो है मतलब ये कहो कि 2/3 वोटिंग होनी चाहिए। 60% के आस 60% से ज़्यादा, 70% मैं कहूँगा यहाँ पे कि उनकी वोटिंग कहेंगे कि भाई हाँ, वो उनसे पूछेगा कि भाई मुझे यहाँ से ये प्रोजेक्ट छोड़ना है, मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ, तब वो जो है उसको छोड़ सकता है। अदरवाइज वो उसको छोड़ नहीं सकता है, उसको कंप्लीट करके देना ही होगा। ना ही वो उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर सकता है। जो उसने यहाँ पे मैप अपलोड किए हुए हैं वो ये कहे कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई हुई है कि यहाँ पे एक रूम था पहले, ठीक है, यहाँ पे एक रूम था, वो कहता है जी अभी मैं यहाँ पे एक रूम नहीं बना रहा हूँ, पूरा हॉल बना रहा हूँ, और मैं ये शाफ्ट यहाँ पे ना दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उसने अप्रूव करा लिया है एक बार, जो सेंक्शन हो गया है वो उसको करके देना होगा। अगर वो चेंज करना चाहता है तो वही 70% जो अलॉटीज हैं उसकी परमिशन उसको लेनी होगी। ऐसा ही सब जगह लागू किया गया है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ एलओटीज को। एलओटी को क्या करना है, देखिए कन्वीनियंस डीड, जब उसका जो है पोजीशन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर जो है इसको जो है कन्वीनियंस डीड करानी पड़ती है एलओटी को। मतलब जो प्रमोटर है वो एलओटी को करा के देगा 3 महीने में, और जो एलओटी है उसको 2 महीने के अंदर वो जो है कराने के लिए जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो है ये पेनल्टी उसके ऊपर भी लग सकती है, जैसे मैंने पहले बताया है, ठीक है। अब जो केस मान लीजिए किसी की जो है तकरार हो गई है प्रोमोटर की और जो क्लाइंट की, और रेरा जो है उसमें बीच बचाव कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो सीधा चला जाएगा ट्रिब्यूनल के पास में, और 60 दिनों के अंदर में, यानी 2 महीनों के अंदर में उसको जो है उसका रेजोल्यूशन देना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे इसका जो है समाधान करना है। अदरवाइज ये जो है टूल पकड़ लेता है, फिर हाई लेवल पे चला जाता है। 60 दिनों के अंदर जो है इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए जो पेनल्टीज लगती हैं वो डेवलपर के ऊपर जो है, अगर मान लीजिए उसने ये पूरा प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है तो इस प्रोजेक्ट की जितनी कॉस्ट है उसका 10% जो है उसको पेनल्टी लगेगी, या 3 साल की सजा भी दे सकता है ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऐसे ही जो एजेंट के ऊपर होता है, अगर एजेंट ने आपसे कुछ गड़बड़ की है या कुछ भी आपके साथ में गलत हुआ है, तो इसने जितनी भी यूनिट सोल्ड करी हैं अभी तक में उसका 5% मैक्सिमम
उसको जो है पेनल्टी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, क्योंकि छोटे में ये जो है सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने स्किप करी है और दोबारा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, और ये जो कोने में आ रहा है आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी से ही जो है मेरे को सपोर्ट मिलती है। और कमेंट करोगे तो हमारी जो है टैगलाइन भी यही है, योर क्वेरीज आवर सपोर्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।